देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है यह है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल। तो पहले समझिए कि स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि दोज आइसोमर्स विच हैव सेम which has same क्या सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो सेम है। लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ही अलग था। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन 3D ओरिएंटेशन। 3D ओरिएंटेशन में ये अलग तरीके से दिखाई देते हैं। 3D ओरिएंटेशन अराउंड द स्पेस लिख देना, अराउंड द स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास है 2 ब्यूटीन। इसका मतलब होता है ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, बराबर है। और दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। हमने बोला ठीक है, तो ये हो सकता है। अब इसमें सब जगह लगा दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे अगर लगा दूं ऐसे, थोड़ा सा ना डिजाइन बदलूंगा, देखना। ठीक, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगा दूंगा मैं CH2 लगा दो यहाँ पे, और इधर लगा दो एक CH2 नहीं लगा सकते ना, 2 हो गया, 2 4, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक तरफ हमने क्या लगा दिया, CH3 लगाओ यहाँ पे, CH3, और यहाँ पे लगा देंगे हम H, और यहाँ पे लगा दो एक CH3 और यहाँ पे लगा दो H। हमने बोला ठीक है, तो ऐसा तो बना सकते थे। हम बोले एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो C डबल बॉन्ड, एक हो गया इधर CH3, इधर हो गया H, और इधर बना दूंगा H, और इधर बना दूंगा इस बार CH3। उससे बोले क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, ठीक है। एक को बोलते हैं सिस, एक को बोलते हैं ट्रांस। एक को क्या बोलते हैं, सिस, CIS, सिस। इसको क्या बोलेंगे, सिस 2 ब्यूटीन, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब बोलेंगे सर ये SIS हाँ नहीं, CIS, सिस, सिस्टर वाला SIS नहीं। हाँ ठीक है। और इसमें जो ये होता है डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट ये होता है बेटा। डाइपोल मोमेंट को न्यू से बोलता है दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ डाइपोल रहेगा। ओके, क्यों ऐसा डाइपोल हुआ इसके बारे में भी समझेंगे। अब आप देखिए, इसमें जो सेम सेम ग्रुप थे बेटा, उनके बीच की दूरी क्या है, L1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूरी है इन दोनों के बीच में, वो दूरी कितनी है, तो हम बोलेंगे ये अलग है, कुछ L2 है। ठीक है, तो दोनों की दूरी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। अगर दूरी अलग अलग हो गई सेम ग्रुप का, तो एक को हम बोलते हैं सिस, एक को बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि मान लीजिए इसकी सिमेट्री कहां से है, इसकी सिमेट्री ऐसे। अगर इस सिमेट्रिकल लाइन के सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही तरफ आते होंगे तो हम उसको सिस बोलेंगे। अब याद रखने के लिए ऐसा समझ लेना कि दोनों बहन है, दोनों एक ही तरफ रहेंगी। ठीक है, और ये ट्रांस है, ट्रांस पता नहीं क्या बोलोगे आप। तो इस लाइन से एक उधर रहेगा, एक इधर रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, सिस और ट्रांस बस। ठीक है, सिस मतलब जो दोनों एक साथ एक रहेंगे, तरफ हो, हाँ, एक ही और लाइन में, हाँ, एक ही और लाइन में। हाँ, और ट्रांस मतलब ऐसा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कितने पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो इसकी क्लासिफिकेशन में दो चीजें आती हैं, एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल और एक होता है कॉन्फिगरेशनल। पढ़ेंगे एक एक करके सबको। ठीक है, वैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर which are formed by free rotation around any bond is called any bond in the molecules। जैसे मैं क्या बताऊंगा आपको, देखो
मैं आपको बोलूंगा कि देखो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन से हमने हाइड्रोजन ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है। इसी के ऊपर एक और कार्बन है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो? इसको ना मैं ऐसे सीधा करके देख रहा हूँ, मतलब आपकी तरफ एक आपसे दूर, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक को इस तरीके से बनाऊंगा और एक इसके पीछे आके ऐसे छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको बताएंगे कि क्या ये होता है चक्कर। अब इसी में क्या कर, समझ रहे हो कि मैं क्या बोलूं? मान लो एक डब्बा ले लो, ठीक है, रुक वीडियो ऑन करता हूं, लाइट, देख मैं दिख रहा हूं। हाँ हाँ। अब देख मैं एक डब्बा ले लेता हूं, ठीक है, ये डब्बा है, इसमें मान लो सब तरफ ना ऐसे लगा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे एक डंडी निकाल दिया हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक डंडी निकाल दिया हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक डंडी निकाल दिया हाइड्रोजन का, और इधर भी पीछे भी ना यही चिपका दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसको मैं घुमा दूं ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे घुमा दूं, ठीक है, ऐसे। तो घुमा दूंगा तो कैसा हो जाएगा? हम बोलेंगे कि सर दूर दूर हो जाएगा इस बार यहाँ पे था जो आप सोच रहे थे, ठीक है, इससे जो जुड़ा हुआ था वो यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था, और अब हम पीछे वाले को घुमा दिए तो ये यहाँ चला आया, रोटेट हो गया मतलब। रोटेट हो गया पीछे वाला, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, रोटेट हो गया तो वो जो हाँ हाइड्रोजन है वो भी मतलब पोजीशन चेंज कर लिया बिल्कुल। रोटेशन तो में। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 था, दोनों एक दूसरे से छुप गए थे तो थीटा 0 था। यहाँ पे थीटा क्या है, 60 डिग्री हमने ले लिया। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल। ठीक है, इसके बारे में और बातें होंगी, अभी अभी रुक जाओ। ठीक सर है, ये ये वाला नहीं समझा, मतलब यहाँ पे थीटा 0 कैसे था? बेटा एक के पीछे एक लाइन है, देख रहे हो? ये देख, ये सामने वाला ऐसा करके अटैच है, ये इसके पीछे ऐसे अटैच है, दिख रहा है? ये ऐसे पीछे अच्छा अटैच, एंगल कुछ अच्छा, है क्या, देख मतलब तो। पीछे भी अटैचमेंट है, पीछे हाँ भी देख, अटैचमेंट अगर है ये हाइड्रोजन होता का। बेटा तो कुछ ना कुछ एंगल होता, दिख रहे हो? ये हाँ एकदम हाँ पीछे छुप गया है, एकदम दिख रहा है, ऐसे छुप गया है। कितना एंगल है? हाँ हाँ। अच्छा, मेरे को लगा पीछे हाइड्रोजन नहीं है, पीछे भी हाइड्रोजन है। दिख रहा है? इसको हम पीछे को ढक्कन को पकड़ के घुमा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। हाँ। अच्छा, देख रहे हो कितना कुछ रखा रहता हूँ मैं, डिब्बा उब्बा। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो होता है इसको हम कॉन्फर्मेशनल बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कॉन्फिगरेशनल क्या होता है, तो अच्छा एक काम करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग लगा लेता हूं कन्फर्मेशनल की, कन्फर्मेशनल, ठीक है, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल में क्या बोलते हैं कि हम डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स है, फॉर्म ड्यू टू द फ्री रोटेशन around any bond around any bonds are called conformational आइसोमर। देखो इस बात को ना समझने के लिए हमको ढेर सारे एग्जांपल के थ्रू गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि ये जो हम ऐसा डिजाइन बनाए गोल गोल करके, क्या मतलब होता है इसका। तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोजेक्शन मतलब बनाने का तरीका। तो इसमें हमको दो टाइप के प्रोजेक्शन सिखाए गए हैं। पहला जो प्रोजेक्ट सिखाया गया है, जो अरेंजमेंट का तरीका जो हम लोग दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि न्यूमन्स प्रोजेक्शन। न्यूमन ने क्या बोला कि देखो इसको इसको अरेंज करने का ना एक तरीका है। जैसे मैं बोलूं कि देखो 2D में अगर मैं इसको दिखाऊं, 2D में किसको, CH3 और CH3 को दिखा सकते हैं, 2D में ऐसे तो दिखाते हैं। अब क्या करना, पहले वाले को ना बेटा पॉइंट मान लेना और दूसरे वाले को सर्कल मान लेना। समझाता हूं कैसे। एक हमने पॉइंट बना लिया, एक हमने सर्कल बना लिया। दोनों कार्बन के बारे में क्या क्या बोला, स्पेलिंग क्या है वो? क्या बेटा? सर वो स्पेलिंग न्यू आर न्यू, है, आर है क्या उसको? NEW, न्यू, MAN, मन, मैन नहीं बोलते, न्यूमन बोलते, न्यूमन्स प्रोजेक्शन।
ठीक है, न्यूमन्स प्रोजेक्ट्स। एनीवे, तो मैं आपको क्या सिखा रहा था कि भाई हमारे पास इस तरीके से 2D में दिखाया जो चीज है ना, उसी को हम ऐसे बना रहे हैं। देखो, एक कार्बन को हमने डॉट से बताया, दूसरे कार्बन को सर्कल से बताया। बताइए पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच है बेटा? तो हम बोलेंगे कि पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये रहा। इस तरीके से आप 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो, हो गया। अब सर्कल से अटैच करो, सर्कल से, तो सर्कल से ऐसे अटैच कर लो, ये रहा। बना सकते हैं? दिख रहा है क्या? एक कार्बन को क्या ले लिया? पॉइंट। एक कार्बन को क्या ले लिया? सर्कल। ठीक है, ये समझो, ये भी ये जो सर्कल बनाया ये कार्बन है। कार्बन से 3 अटैचमेंट निकालोगे ना, ये रहा। छोटे छोटे जो डंडी निकाला है, एक डॉट से बड़े बड़े डंडी निकाला है। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोले ये जो हम बनाए हैं अरेंजमेंट, ये जो है ये अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं कि डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल, मतलब जीरो। थीटा यहाँ पे क्या है? जीरो। एक के पीछे एक छुप गया है बेटा, वही जो आपको बताया था। और इसको ना एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलिप्स, इक्लिप्स, इक्लिप्स, इक्लिप्स। इक्लिप्स पता है ना क्या होता है? हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। और अगर मैं इसी का एक दूसरा डिजाइन बनाऊं तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे 3 अटैचमेंट जैसे था वैसे ही रखो। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा सेम जैसा बनाते हैं, पहले जैसे ही। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया। इससे आपने बोला था कि जैसा ये है वैसा ही बनाओ। और पीछे वाला जो सर्कल था ना, समझो कि ये डॉट ना आगे है और सर्कल पीछे है, तो सर्कल को ना थोड़ा सा घुमा दिए पीछे, ट्विस्ट किया, तो हमको दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है। बताइए कितना एंगल बन गया? पहले ये पूरा 120। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। अच्छा, बीच में गायब हो गया था। चलो आओ, तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप थीटा को 60 डिग्री से घुमा दोगे ना, तो इसको एक खास नाम बोला जाता है। इसको नाम दिया जाता है स्टैगर्ड। क्या दिया जाता है? स्टैगर्ड। अगर 60 डिग्री से घुमा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड। ठीक है, तो ये और ये जो ए बनाया और ये जो तुमने बी बनाया, ये दोनों आइसोमर हैं। और ये कैसे आइसोमर हैं? तो हम बोलेंगे दे आर कन्फर्मेशनल आइसोमर। ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे? दे आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्या किया? बोला कि इसी चीज को हम 3D में बना के आपको दिखाना चाहते हैं। और न्यूमैन बोले कि भाई ऐसे बनाओगे ना तो तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे बनाओ। इस तरीके का जो डिजाइन बनाने का तरीका है, ये न्यूमैन ने प्रपोज किया था। ठीक है, ओके। हम बोले कि क्या हम प्रोपेन को भी ऐसा बना सकते हैं? अगर हम प्रोपेन ले लें, 2D में प्रोपेन आप कैसे लिखते हो? 2D में प्रोपेन को हम लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, तो हम बोले अच्छा ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन वाला होता है। तो आपने बोला कि देखो सर, इस बार भी हम क्या करेंगे? 2 कार्बन को पकड़ेंगे। ये रहा 2 कार्बन। तो एक कार्बन को पॉइंट मान लीजिए, एक कार्बन को सर्कल मान लीजिए। तो हम बोले ठीक है, तो ये रहा और ये रहा। अब बताइए इस कार्बन से क्या क्या अटैच है बेटा? पॉइंट वाले से क्या क्या अटैच है? एक CH3 अटैच है। क्या है? एक CH3। और क्या है? 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन भी लगा लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? ये कार्बन से देखो ना क्या क्या अटैच है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो लगा दिया। अच्छा, इस कार्बन से क्या है? इस कार्बन से तीनों तरफ क्या है? H है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इसके पीछे छुप जाए एक अरेंजमेंट में। ठीक है, और ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री आएगा। पता चल गया आपको 0 डिग्री में क्या होता है? 0 डिग्री में इक्लिप्स होता है। और सेकेंड, अगर मैं इसको फिर से घुमा दूं तो स्टैगर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को मैं जनरली डॉट वाले को नहीं घुमाता हूँ, पीछे वाले को घुमाता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। ठीक, ये रहा।
सर यहाँ CH3 दो बार है तो उसको एक ही बार लेना है ना इसमें डायग्राम में। बेटा कहाँ से ये एक को पॉइंट बोल दिया ना, एक कार्बन को पॉइंट बोले, एक कार्बन को सर्कल। अब देखो इस पॉइंट से क्या क्या कनेक्टेड है उसको कनेक्ट कर दिया, सर्कल से क्या क्या कनेक्टेड है तो हमने बोला 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर थोड़ा सा घुमा दिए, ट्विस्ट कर दिए तो एक स्ट्रक्चर ये बना, एक स्ट्रक्चर ये बना। इसमें थीटा को कितना घुमा दिया मैंने, थीटा को 60 डिग्री कर दिया। तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म बनते हैं ना, दो अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल। ए एंड बी आर कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, तो इसके इसके खाली ओरिएंटेशन में फर्क है, 3D ओरिएंटेशन में फर्क है, स्ट्रक्चर वगैरह में फर्क नहीं है। अच्छा, हमने बोला कि यहां तक तो बात समझ में आई, न्यूलैंड ने ऐसे बताया था। एक और तरीका है इस चीज को बताने का, जिसको हम बोलते हैं सॉ होर्स प्रोजेक्शन। इन्होंने बताया कि देखो हम भी एक बताएंगे तरीका, ठीक है, न्यूलैंड से एक बढ़िया तरीका हम बताएंगे। अब देख लीजिए आपको कौन सा बढ़िया लगता है। उन्होंने बोला कि 3D रिप्रेजेंटेशन करूंगा मैं। 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये CH3 था, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इथेन। इथेन को उन्होंने क्या बोला कि देखो आप क्या करो, ये सर्कल है ना, जैसे कहाँ गया ये सर्कल, इसे छोड़ो, पहले मैं इसका न्यूलैंड भी बना दूं। यहाँ पे न्यूलैंड कैसा याद है, एक एक डॉट, एक सर्कल, डॉट से इस तरीके से कनेक्टेड, याद आ रहा है ना, अभी अभी पढ़ा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे बेटा एक हाइड्रोजन। हम बोले देखना समझना, डॉट को यहाँ पे लिख दो, डॉट को ऊपर लिख दो इधर, और सर्कल का जो ये है ना, सर्कल वाला जो कार्बन है वो नीचे लिख दे। अब बता, सर्कल से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसका डिजाइन बताओ कैसा है। हम बोलेंगे सर सर्कल से एक ऊपर में हाइड्रोजन था, एक इधर था, और एक इधर था। हम बोलेंगे इसमें कैसा है, तो बोलेंगे सर इसका भी डिजाइन एकदम सेम था, ऐसे ही था। बस इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो बेटा, ये क्या बन गया, ये बन गया सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। क्या बन गया, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। बोलो समझ में आई बात। सर हाँ, इसको ट्रांस भी बोल सकते ना। ट्रांस और सिस वाला अभी चक्कर नहीं चल रहा है, अभी तो हम खाली प्रोजेक्शन सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, अभी तो बाद में आएगा वो वाला बात। अभी तो हम बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, उस बात को थोड़ा सा समझ लो, फिर आगे बात बट करेंगे। इसको ट्रांस भी बोल ही सकते हैं ना, मतलब वो दो अलग अलग इसमें है तो। कहाँ दो अलग अलग है, यहाँ तो सिस ही होगा ना। और सिस और ट्रांस कब बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड वगैरह आएगा ना, अभी तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सिंगल बॉन्ड में नहीं बोलते, एन हाँ में नहीं बोलते। नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा, अगर मैं इसका ऐसे बना दिया होता तो, सर्कल यहाँ, डॉट यहाँ पे, सर्कल यहाँ पे, डॉट से कनेक्टेड हाइड्रोजन ऐसे, और इससे जो है वो ऐसा, तो देख इसका क्या बनेगा समझना। डॉट वाले को तुमने बोला ऊपर लिखेंगे सर, सर्कल वाले कार्बन को नीचे लिखेंगे। चल डॉट से कनेक्टेड कैसा डिजाइन है, हम बोलेंगे सर एक ऊपर है, एक ऐसा है, और एक एक ऐसा है, ऐसा। हमने बोला ठीक। और इसमें क्या है बेटा, इसमें तो हम बोलेंगे सर इसमें क्या है ना कि ऐसा है, एक एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक ऐसा है। क्या मैं सही जा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है बात। सर्कल से सर ये कनेक्टेड, वाला नहीं समझा, इस सेकंड वाला। सर्कल से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है उसका देख, ये हाइड्रोजन किधर है, उस तरफ है, वही एंगल से, तो हमने ऐसा बना लिया। इससे देख कनेक्टेड कैसा है, इधर साइड में है, तो हमने इस साइड में बनाया। एक क्या है, नीचे है, तो नीचे बना दिया। बात समझ में आ रही है अभी। हाँ ठीक है, तो बस ध्यान रखना ये चीज का। ओके, हो गया। तो इसको न्यूलैंड को देख के ना, न्यूलैंड को देख के आप बना सकते हो ऐसा, ठीक है, सॉ हॉर्स बना सकते हो, और सॉ हॉर्स को भी देख के बना सकते हो। सॉ हॉर्स को भी देख के तुम क्या कर सकते हो, न्यूलैंड बना सकते हो। सर अभी और टफ होगी क्या केमिस्ट्री। नहीं नहीं, टफ क्या होगा, ये तो तेरे को टफ लग रहा है। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं अगला जो हेडिंग है यहाँ पे छोटा सा, उसका नाम है कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन।
कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। समझिए, हमने क्या बोला कि हमारे पास 3 टाइप का डिजाइन बन सकता है इथेन का। इथेन आपको पता है ना कैसा होता है, CH3 तो आप ऐसा ले सकते हैं, एक कार्बन को डॉट, एक कार्बन को सर्कल। ये ऐसा हो सकता है, अभी अभी जो पढ़ा था, और इसी के पीछे छुपा हुआ ऐसे, इसको क्या बोलते थे, इक्लिप्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये हो गया इक्लिप्स। इसमें थीटा क्या होता था, 0 डिग्री। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हमने पढ़ा था कि 60 डिग्री घुमाना है ना, चल 60 डिग्री वाला भी घुमा ले, ऐसा है ना। साठ वाले को आपने क्या बोला था, याद कीजिए, स्टैगर्ड, यही बोला था ना, स्टैगर्ड। अच्छा, बोला सर 60 डिग्री नहीं तो घुमाएंगे, स्टैगर्ड क्यों बोलते हैं? अब स्टैगर्ड पता नहीं, मतलब छितराया हुआ। स्टैगर्ड आपको पता है ना कि स्कैटर्ड जैसे होता है ना, वैसे स्टैगर्ड, स्टैगर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग है, बहुत दूर दूर। अच्छा, एक होता है स्क्यू। स्क्यू फॉर्म क्या होता है, बोलता है कि अगर मान लीजिए 60 डिग्री ना घुमाए तो हम बीच में 40 डिग्री घुमा दें, 45 डिग्री घुमा दें, तो भी तो कुछ नाम रहना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कि इस नाम को हम बोलते हैं बेटा स्क्यू। ठीक है, स्क्यू, घुमा हुआ थोड़ा सा, हम बोलेंगे यहीं पे कहीं पे रहेगा, लेकिन बीच में नहीं है। ठीक है, मतलब ये 45-40 डिग्री घूम रहा है, हाँ, 60 डिग्री मान ले में, 30 डिग्री होगा या 40 डिग्री होगा कुछ। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो थीटा है 60 ना, डिग्री को छोड़ के। हाँ, थीटा 0 डिग्री से बड़ा है, थीटा 0 डिग्री से 60 डिग्री से कम है। 60 से कम है। लिखते, मैं आराम से यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे है 0 डिग्री से बड़ा और 60 डिग्री से छोटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू। स्क्यू क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड। ठीक है, ये सब बातें हैं। अच्छा, आप बोलेगा कि क्या ये 3 ही बन सकते हैं, जवाब है नहीं। हो सकता है एक बार 0 डिग्री से घुमा, एक बार 0 डिग्री हो, एक बार 1 डिग्री हो, एक बार 1.5 हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर कन्फर्मेशन। 60 डिग्री से बड़ा नहीं होगा ना? बड़ा होगा तो फिर से इसके नजदीक चल जाएगा ना बेटा, 60 से बड़ा होगा तो एक तरफ छोटा हो जाएगा ना, समझ रहे हो। यहाँ पे 60 है, ठीक है, यहाँ पे 60 है। अब जैसे ही आप बड़ा करोगे तो मैं इधर वाला गिनूंगा, जैसे आपका 70 आ गया है ना, 70 आएगा तो हम बोलेंगे सर ये तो 120 में से 70 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 50। हम बोलेंगे 50 डिग्री है, छोटे वाले को हम तो लोग बट बोलते हैं। सर अगर अगर ये हाइड्रोजन बढ़ेगा 60 डिग्री से तो बाकी भी हाइड्रोजन बढ़ेंगे ना? अरे बढ़ के कहाँ जाएगा, हम लोग छोटा एंगल को मेजर करते हैं भाई। अगर ये 120 है, ये इसके नजदीक है, तो आप क्या बोलते हो, 30 है ना। ये नहीं बोलते ना कि ये वाला 120 या मतलब जो भी बच रहा होगा 90 डिग्री, ऐसा तो नहीं बोलते ना, हम छोटे वाले का नाम लेते हैं इसलिए। तो ज्यादा ज्यादा बीच में जाएगा 60 डिग्री होगा, उसके बाद तो कम होने लगेगा ना। अच्छा, कोई पूछे मैक्सिमम कि, हाँ, कोई पूछे कि क्या ये 3 ही बनते हैं, जवाब है नहीं, इनफाइनाइट बनते हैं। इनफाइनाइट, हम 3 ही का नाम मतलब पढ़ते हैं। एक है कि अगर 60, अगर ये बीच में आ गया 0 डिग्री हो गया, एक है 60 डिग्री बीच में आ जाए, और ये बीच में कहीं पे भी 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 8.5, 9.2, ऐसे कुछ भी डिग्री रहा तो उसको 1 से स्क्यू फॉर्म। लेके 60 तक, हाँ, 1 से लेके 59 तक मतलब। हाँ जी, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशनल आइसोमर या कन्फर्मेशन बोल रहे ना, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल। आर पॉसिबल कितने बन सकते हैं, तो बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ इक्लिप्स में, हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं इक्लिप्स की, तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। टू मेजर टाइप ऑफ रिपल्सन फोर्स, टू मेजर टाइप्स ऑफ रिपल्सन। कौन कौन से 2 टाइप के होंगे, पहला होगा वेंडरवॉल। वेंडरवॉल रिपल्सन एक होता है, और सर एक ये होता अपन है, ये अभी कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ रहे ना? हाँ, कन्फर्मेशनल में जो इलिप्स फॉर्म था ना, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 टाइप के रिपल्सन उसमें होते हैं।
कौन कौन से रिपल्सन? तो एक है वेंडर वॉल और एक है टॉरिसोनल रिपल्सन। अब रिपल्सन क्यों हुआ बेटा? क्योंकि देखो ना एकदम नजदीक नजदीक है, एकदम एक्स के पीछे छुपा हुआ है, ये तो फिर भी दूर है थोड़ा और ये तो बहुत दूर है, यहाँ पर रिपल्सन का चांसेस बहुत कम। तो इक्लिप्स में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। अब रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड जो है वो कमजोर रहेगा, टूट सकता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूं कि वेंडर वॉल रिपल्सन क्या होता है। तो देखो इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये एक स्टेरिक टाइप का रिपल्सन होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है, मतलब नजदीक नजदीक रहा ना तभी ये एक्ट करता है वेंडर वॉल। इसमें क्या होता है, ए एंड बी ड्यू टू देयर साइज, ए और बी किसको बोल रहा हूं, ये ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ए और बी ड्यू टू देयर साइज, ठीक है, रिपेल इच अदर। अब सोचो और बड़ा रहता अगर ये हाइड्रोजन, तो फिर भी बहुत छोटा है, मान लो हम CH3 ले लेते तो रिपल्सन और बढ़ जाता, और कोई बड़ा ग्रुप ले लेते तो और रिपल्सन ज्यादा होता। तो साइज पे डिपेंड करता है ये वेंडर वॉल। हाँ क्या लिखा, रिपेल इच अदर एंड दे आर नोन एज वेंडर वॉल रिपल्सन, ठीक है। तो बड़ा साइज वाला लीजिएगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा, कौन सा रिपल्सन ज्यादा होगा, बोलेंगे वेंडर वॉल। अब हम बात करते हैं टॉरिसोनल रिपल्सन की। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। उसमें क्या होता था, साइज बड़ा है तो रिपल्सन होगा, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। तो यहाँ देखो क्या होगा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड also repel each other and are known as टॉरिसोनल रिपल्सन। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये रहा ऐसा था, और यहाँ पे मैं बात करूं कि इसी के पीछे ये खड़ा है, ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन सब तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज भी तो एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज धक्का दे रहा है इसको हम बोलते हैं टॉरिसोनल रिपल्सन। बोलो बात समझ में आई? तो बोलता है कि सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा हूँ। हाँ, तो इसमें अगर हम बात करें कि देखो एक नोट में लिख लीजिएगा कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जो सबसे दूर रहेगा वो ज्यादा खुश है कि भाई हमें कोई रिपल्सन नहीं है। तो सबसे ज्यादा दूर कौन है, तो हम बोलेंगे स्टैगर्ड वाला, स्टैगर्ड सबसे दूर है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्क्यू उससे थोड़ा ज्यादा, उससे कम होगा स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, इक्लिप्स। ये क्या हमने बताया, ये बताया स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना के बता दो भैया एंगल पे, तो वो भी बना के बता सकते हैं, ये रहा। देखो सबसे पहले अगर 0 डिग्री रहा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिसके में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वो कम स्टेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा, और मैं फिर ले लेता हूँ 60 पे, फिर ले लूंगा मैं 120 पे, फिर मैं ले लूंगा 180 पे, फिर ले लूंगा मैं 240 पे, और बाकी फिर 300 एंड बाकी चीज, ठीक ओके। हमने बोला 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा, 60 डिग्री पे बहुत कम, 120 पे फिर बढ़ गया, ठीक है, फिर 180 पे कम, 240 पे फिर ज्यादा, फिर इस पे 300 पे कम, ठीक है। तो अब बोलोगे कि 0 डिग्री पे क्या होता है, तो अब बोलेंगे 0 डिग्री पे इक्लिप्स होता है। ये क्या है, इक्लिप्स है, ये भी क्या है, इक्लिप्स है, ये भी क्या है, इक्लिप्स है। समझ में आ रही है बात? 0 डिग्री, मान लो 120 डिग्री घुमा दिए, इसको उठा के यहाँ पे रख दू, यहाँ पे, तो भी तो क्या हो गया, घुमा दोगे तब भी तो फिर तो मैच करवा दिए ना। बात समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रही है अभी? ये वाला ग्राफ वाला थोड़ा सुन, ये देख पा रहे हो, देख 2 पेन हमने ले लिया बेटा, ये यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, दिख रहा है आपको? अभी बेटा कितना है, 0 डिग्री, देख तो। हम बोले इसको, ठीक है, और इसका और भी है ना, ये भी लगा ले, इसके बाजू में ये वाला था, ठीक है, ये वाला, ये भी था ऐसे, ठीक है, छुपा हुआ है बिल्कुल। हम बोले इसको उठा के, पीछे वाले को उठा के
इसको घुमा दिया मैंने ऐसे ऐसे, ठीक, तो फिर तो छुप गया उसके पीछे आके। तो 120 मतलब भी क्या हुआ, उसके पीछे छुपा देना ना। हाँ हाँ, अच्छा 60-60 2 बार हो जाएगा तो उसके पीछे छुप जाएगा। छुप जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे भी क्या है, इक्लिप्स है, यहाँ पे भी क्या है, इक्लिप्स है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, इक्लिप्स है, और यहाँ पे क्या है, स्टैगर्ड है, यहाँ पे भी क्या है, स्टैगर्ड है, यहाँ पे भी स्टैगर्ड है, बीच में कहीं पे भी स्क्यू होगा, कहीं पे भी ले लो, ठीक है, बीच में इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में कहीं पे भी क्या होगा, स्क्यू होगा, स्क्यू में बीच में रहता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? हाँ आप समझे। ठीक है, ओके, फिर एक मोटोग्राफ बना लेते। हाँ बना लीजिए। हाँ, इससे पहले कि हम लोग कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन पे जाएं, एक बात समझिएगा कि रोटेशन क्या आसानी से हो जाता है, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, जवाब है नहीं, इतना आसानी से नहीं होता है। मैं लिखूंगा रोटेशनल बैरियर होता है, रुकावट है रोटेशन में। बोलेंगे कितना एनर्जी देंगे तो होगा, तो बोलेंगे 3 किलो कैलोरी पर मोल देना पड़ता है। और आपको पता है रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी मिलती है हमको, एट रूम टेम्परेचर हम लोग को एनर्जी मिलती है 25 किलो कैलोरी पर मोल। बताओ रूम टेम्परेचर पे बिना कुछ एनर्जी दिए अपने आप रोटेट हो जाएगा कि नहीं? जरूरत थी 3 किलो कैलविन, 3 किलो कैलोरी की, और रूम टेम्परेचर पे ही हमको 25 किलो कैलोरी मिल जा रहा है, तो बताओ हो जाएगा कि नहीं रोटेट खुद से? हाँ हो जाएगा, है ना। तो हमको कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ा, लेकिन क्या कहीं भी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा? जवाब है नहीं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इतना होता है, मान लीजिए हम बहुत कोल्ड एनवायरमेंट में रहे, हो सकता है कि इससे कम पड़ जाए, तो हो सकता है वहां पे हमको अलग से एनर्जी देनी पड़े, तब जाके वो रोटेट करेगा। आइए, तो हम आपको अब बता रहे हैं कि कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। अब थोड़ा सा डिजाइन बदलेगा, तो मैं बोल रहा हूं कि अब हमारे पास प्रोपेन कैसा होता है, CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। इसका अगर आपने न्यूलैंड प्रोजेक्शन बनाया था तो कैसा बनाया था? 3 टाइप के बने थे, एक बन गया था यहाँ पे CH, यहां से बनाता हूँ CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी एक H है। एक बनाऊंगा इसी के पीछे जस्ट H, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे भी आ गया H, ठीक है। मतलब यहाँ पे थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। सिमिलरली एक आप दूर बनाते थे उसको हम बोलते थे कौन सा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का भी डिजाइन बना लीजिए, CH3 यहाँ पे बना लू मैं H, यहाँ पे बना लू H, और इसका यहाँ पे बनाएंगे बेटा H, यहाँ पे बनाएंगे H, यहाँ पे बनाएंगे H। इसको क्या बोलता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। अच्छा ठीक है, बीच में कुछ और नहीं बनेगा क्या? बोलेंगे बनेगा ना, बीच में स्क्यू बनेगा, फिर से स्क्यू बना लीजिए। CH3 यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, यहाँ पे हमने बना लिया, अच्छा यहाँ पे इधर कहीं पे बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, और ये ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्क्यू, थीटा इज इक्वल, थीटा इज 0 से बड़ा और 60 से छोटा, इसको बोलते हैं स्क्यू। हम बोले दोबारा दोबारा सेम चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे ना कुछ स्टेबिलिटी के बारे में अपन और बात करेंगे। साइज बड़ा छोटा हो गया, देख रहे हो, साइज बड़ा है तो क्या हो गया, खूब ज्यादा रिपल्सन हो गया। अगेन स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम ही रहेगा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। स्टेबिलिटी क्या रहेगा, सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता बड़ा है? हो गया तो ये वंडरवॉल रिपल्शन होगा ना। हाँ, क्या रहेगा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल की क्या, सबसे ज्यादा स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल। स्टेबल। और यहाँ पे हो गया इक्लिप्स, स्क्यू इक्लिप्स, ठीक है। अब यहीं पे मैं बात करूं बेटा कि ग्राफ की, तो फिर से ग्राफ वैसे ही बनने वाला है, ग्राफ रिपीट ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, अरे नहीं उल्टा हो गया, 0 डिग्री पे क्या चाहिए था, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, कहाँ पे होगा ये हो गया 60 डिग्री पे। ये क्या किसके वर्सेस निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और थीटा यहाँ पे चल रहा है रोटेशन। हाँ जी, तो यहाँ पे 120, यहाँ पे फिर 60 डिग्री और कर लो, कितना आ गया 180। ठीक है, 60 120 180, फिर यहाँ पे आ गया 240। ठीक है, फिर 60 कर लो 300। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच में फिर से ग्राफ यही होगा। रोटेशनल बैरियर कितने का है बेटा, रोटेशनल बैरियर अगर मैं बात करूं तो कितना का होगा, तो हम बोलेंगे रोटेशनल बैरियर यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी होगी, ये जो गैप है इसको बोलते हैं रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसको अनस्टेबल करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ पे, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वही है रोटेशनल बैरियर। बोलिए सही चल रहा है सब? हाँ। ओके, अब बेटा आपको आएगी समस्या। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक और लेंगे हम लोग, कन्फर्मेशनल आइसोमर, उसके बाद बात करेंगे। पहले आपने यहां तक लिख लिया,